Hello dear student, this is Anlip Zahra. Welcome back to my channel. In today's class, I will be discussing with you the exceptions to the law of demand. Right. So in earlier classes, we have discussed the law of demand, the assumptions, the why does demand curve slope downward. All these things we have already discussed. तो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे exceptions to the law of demand. तो exceptions, law of demand के exceptions क्या होते हैं? देखिए जैसे हमने पढ़ा है कि जनरली डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. डिमांड कर्व हमारा जो है डाउनवर्ड स्लोप करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. राइट, हमने पढ़ा है कि डिमांड कर्व जो है हमारा डाउनवर्ड स्लोप करता है. ठीक, बट सम टाइम द डिमांड कर्व इंस्टेड ऑफ स्लोपिंग डाउनवर्ड विल राइज अपवर्ड. कभी कभी डिमांड कर्व जो है हमारा डाउनवर्ड स्लोप करने के बजाय अपवर्ड स्लोप करता है. राइट, इन अदर वर्ड्स सम पीपल विल बाय मोर व्हेन द प्राइस राइजेस. तो डिमांड कर्व हमारा अपवर्ड स्लोप क्यों करेगा? वो तभी हो सकता है जब प्राइस के इंक्रीज होने पर क्वांटिटी डिमांड भी इंक्रीज हो रही है. ठीक है, प्राइस के इंक्रीज होने पर क्वांटिटी डिमांड भी इंक्रीज हो रही है, तभी हमारा डिमांड कर्व जो है अपवर्ड स्लोप होगा. ठीक है, तो ये कुछ गुड्स के केस में ऐसा होता है, कुछ इफेक्ट्स होते हैं उसके केस में ऐसा होता है, उन्हीं को कहते हैं हम एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड. यानी कि वो गुड्स जो कि लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते हैं, वो गुड्स जिनके केस में हमारा लॉ ऑफ डिमांड होल्ड नहीं करता है या लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं करता, उनको हम कहते हैं एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड. तो हम देखते हैं वो कौन कौन से गुड्स हैं, कौन कौन से इफेक्ट्स हैं जहां पर लॉ ऑफ डिमांड हमारा होल्ड नहीं करता है. नंबर 1 है हमारा गिफेन गुड. Giffen good. So it was first time investigated by Sir Robert Giffen, an Irish economist. Giffen good जो है सबसे पहली बार जो है सर रॉबर्ट गिफिन जो एक आयरिश इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने ये इन्वेस्टिगेट किया था और उन्हीं के नाम के ऊपर ये गिफिन गुड का नाम पड़ा. ठीक है, तो अ गिफिन गुड इज टिपिकली एन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंफीरियर प्रोडक्ट वेयर डिमांड एक्चुअली इंक्रीजेस when the price rises and vice versa. Right. तो गिफिन गुड क्या होता है? गिफिन गुड एक तरीके का इंफीरियर प्रोडक्ट होता है जहां पर प्राइस के इंक्रीज होने से क्वांटिटी डिमांड जो है बढ़ जाती है और प्राइस के डिक्रीज होने से क्वांटिटी डिमांड कम हो जाती है. यानी कीमत के बढ़ने पर उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है. कंज्यूमर जो होते हैं उस प्रोडक्ट के उस प्रोडक्ट को ज्यादा डिमांड करना स्टार्ट कर देते हैं, उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ा देते हैं, उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाती है. ठीक है, तो इट डज नॉट हैव इजिली अवेलेबल सब्स्टिट्यूट. तो गिफिन गुड ऐसे गुड्स होते हैं जिनका कोई इजिली अवेलेबल सब्स्टिट्यूट नहीं होता है. ठीक है, तो यही रीजन है कि प्राइस के बढ़ने पर क्वांटिटी डिमांड इन गुड्स की बढ़ जाती है. नेक्स्ट है कि this rare phenomenon occurs when a good is perceived as a staple item for low income individual. So the concept of giffen good is limited to the poor. देखिए गिफिन गुड का जो कॉन्सेप्ट है ये जो है एक रेयर फिनोमिना है और जो स्टेपल आइटम्स होते हैं हमारे, यानी कि मेन फूड आइटम्स, ऐसे गुड जो मेन फूड आइटम की तरह यूज किए जाते हैं उन्हें हम गिफिन गुड कहते हैं. गिफिन गुड इंफीरियर गुड तो होता ही है, बहुत ही ज्यादा इंफीरियर गुड होता है. इसके साथ साथ ये स्टेपल गुड भी होता है. ठीक है, स्टेपल फूड आइटम होता है, यानी कि मुख्य रूप से वो गुड, वो प्रोडक्ट जो हम कंज्यूम करते हैं अपनी डेली डाइट में, उसे भी हम गिफिन गुड कहते हैं. ठीक है, तो द कॉन्सेप्ट ऑफ गिफिन गुड इज लिमिटेड टू द पुअर. और जो ये गिफिन गुड का कॉन्सेप्ट है ये पुअर लोगों तक ही लिमिटेड है. ठीक है, गिफिन गुड कॉन्सेप्ट जो है ये पुअर लोगों के लिए ही है. तो द आइडिया इज दैट इफ दे आर वेरी पुअर एंड प्राइस ऑफ देयर बेसिक स्टफ दैट इज ब्रेड इंक्रीजेस, they are forced to spend more of their budget on it. देखिए होता क्या है कि जब कोई कंज्यूमर पुअर या लो इनकम ग्रुप से आता है और उसका बेसिक फूड स्टफ जो है, यानी कि ब्रेड है या रोटी है या पोटैटोज है, इसके प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको अपनी बजट का ज्यादा से ज्यादा अमाउंट अपने बेसिक स्टफ को, अपने बेसिक फूड आइटम को परचेज करने पे स्पेंड करना पड़ेगा एंड कैन नॉट अफोर्ड द मोस्ट एक्सपेंसिव एंड हाई क्वालिटी फूड. और जब ज्यादा से ज्यादा इनकम का पार्ट जो है इन बेसिक आइटम पे स्पेंड करना पड़ेगा तो उसके पास इतनी इनकम नहीं बचेगी कि वो एक्सपेंसिव फूड आइटम यानी कि मीट, मटन या चिकन या पनीर को अफोर्ड कर सके. ठीक है, तो
they end up buying more bread because it is the only thing they can afford. तो क्या करेगा फिर? वो ब्रेड ही ज्यादा परचेज करेगा या पोटैटो ज्यादा परचेज करेगा, क्योंकि उसके पास इतनी इनकम नहीं बच रही है कि वो एक्सपेंसिव फूड आइटम को परचेज कर सके। आपने नॉर्मली ये अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि आजकल जो है सब्जियों के या दाल के ही प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि हम पहले उन्हीं को खा लें। मटन और चिकन तो बहुत बात की चीजें है ना, क्योंकि ये चीजें जैसे दाल या सब्जी है, जो भी चीजें ये हम डेली कंज्यूम करते हैं अपनी डाइट में, अगर इनके प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे तो हमारे पास इतनी इनकम नहीं बचेगी कि हायर क्वालिटी के फूड जैसे पनीर है या फिर नॉनवेज आइटम उसको हम अफोर्ड कर सकें। ठीक है, तो यही गिफिन गुड में कहना चाह रहे हैं। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ गिफिन गुड इज लिमिटेड टू द पुअर। गिफिन गुड का कॉन्सेप्ट जो है पुअर लोगों के लिए लिमिटेड है। और द मोस्ट कॉमनली cited example of Giffen good is that the Irish potato famine in 19th century. सबसे ज्यादा जो एग्जाम्पल दिया जाता है गिफिन गुड का वो है आयरलैंड में जो पोटैटो का फेमिन हुआ था, यानी कि वहां पे एग्रीकल्चर फेमिन आया था जिसके वजह से एग्रीकल्चर क्रॉप जो है बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हो गई थी, उसकी वजह से पोटैटो के प्राइसेस बढ़ गए थे। ड्यूरिंग द फेमिन as prices of potatoes rose, they have to spend so much on potatoes that they had little money left with them, and lack of money made it quite impossible to afford any meat at all. तो जैसे फेमिन से एग्रीकल्चर क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गई, पोटैटो की क्रॉप भी डिस्ट्रॉय हुई, पोटैटो के प्राइसेस बढ़ गए। उस पोटैटो के प्राइसेस बढ़ने के बाद उन्हें इतना ज्यादा स्पेंड करना पड़ा पोटैटो पे कि उनके पास अब इतना मनी नहीं रह गया। तो लैक ऑफ मनी की वजह से ये उनके लिए काफी नामुमकिन सा हो गया कि वो मीट को अफोर्ड कर सकें। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट? So in this case the income effect dominated the substitution effect. देखिए जब भी हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं तो जब हम प्राइस इफेक्ट की बात करते हैं तो प्राइस इफेक्ट इज कंपोज्ड ऑफ बोथ इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट में क्या होता है, हमारा इनकम इफेक्ट भी होता है और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी होता है। ठीक है, दोनों इफेक्ट काम कर रहे होते हैं। हम कहते हैं ना कि सपोज किसी चीज की जो है प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गई, तो जब प्राइस इंक्रीज हो गई तो कंज्यूमर की रियल इनकम कम हो गई। ठीक है, तो ये हो गया इनकम इफेक्ट। और प्राइस के इंक्रीज होने पर वो इस कमोडिटी की डिमांड को कम करके दूसरी कमोडिटी की डिमांड बढ़ा, दिस इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, राइट। तो प्राइस इफेक्ट में बोथ इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आर वर्किंग। तो यहाँ पर गिफिन गुड के केस में क्या होता है, इनकम इफेक्ट डोमिनेटेड द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब इनकम इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को कैसे डोमिनेट कर रहा है, देखिए जब पोटैटोज के प्राइसेस इंक्रीज हो गए तो कंज्यूमर की रियल इनकम कम हो गई। कंज्यूमर के रियल इनकम कम होने की वजह से अब वो जो है एक्सपेंसिव फूड आइटम अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे वो सब्स्टिट्यूट नहीं कर पा रहे किसी और गुड को। तो इसलिए कह रहे हैं कि इनकम इफेक्ट डोमिनेटेड द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इसलिए इनकम इफेक्ट गिफिन गुड के केस में डोमिनेट कर जाता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से। ठीक है, तो due to the scarcity or lack of substitute for the Giffen good, the demand for it is even greater. और एक दूसरा रीजन ये भी होता है कि गिफिन गुड का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, गिफिन गुड का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता, इसीलिए इस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है। एक तो इनकम इफेक्ट ग्रेटर होता है, दूसरा ये कि गिफिन गुड का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता जिसकी वजह से भी इसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो इन केस ऑफ गिफिन गुड डिमांड कर्व विल बी अपवर्ड स्लोपिंग, इट डू नॉट कंप्लाई टू द लॉ ऑफ डिमांड। तो गिफिन गुड के केस में क्या होता है, हमारा डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्राइस के इंक्रीज होने पर पोटैटोज की क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई थी। ठीक है, तो ये डिमांड कर्व गिफिन गुड के केस में अपवर्ड स्लोपिंग होगा। क्लियर है? नेक्स्ट आता है हमारा बैंड वैगन इफेक्ट। ठीक है, बैंड वैगन इफेक्ट। तो बैंड वैगन इफेक्ट इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमिनन इन विच people do something because other people are doing it regardless of their own belief. बैंड वैगन इफेक्ट एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है जिसमें कि लोग क्या करते हैं, जो दूसरे लोग कर रहे होते हैं उनको फॉलो करते हैं। उनका अपना खुद का बिलीफ क्या है ये मैटर नहीं करता, दूसरे लोग क्या परचेज कर रहे हैं उन्हें वो परचेज करना है। ठीक है, इट रिफर्स टू द डिमांड फॉर अ गुड by a person who wants to be in style, because possession of good is in fashion and therefore many others have it.
ये जो वेबलिन बैंडवेगन इफेक्ट है, इसमें अगर कोई इंडिविजुअल कंज्यूमर है, किसी प्रोडक्ट की डिमांड कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है? क्यों? क्योंकि वो स्टाइल में रहना चाह रहा है, क्योंकि वो गुड जो है, वो प्रोडक्ट जो है फैशन में है और बहुत सारे लोग उस प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं। तो हम किस लिए परचेज कर रहे हैं? क्योंकि हमारे फ्रेंड्स उसको परचेज कर रहे हैं, हमारे रिलेटिव उसको परचेज कर रहे हैं, या हमारे नेबर उसको परचेज कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होता है कि जब दूसरे लोग गुड को परचेज कर रहे हो, तो उनको देख करके जब हम इमिटेट करते हैं, कॉपी करते हैं उनके कंजम्पशन पैटर्न को, तब हम क्या कर रहे होते हैं? तब ये बैंडवेगन इफेक्ट होता है। ठीक है, तो जो चीजें फैशन में होती है, जो चीजें ट्रेंड में होती है, उसकी डिमांड बढ़ जाती है, लोग एक दूसरे का देख करके परचेज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आजकल आप देख रहे होंगे कि मॉड्यूलर किचन बहुत ट्रेंड में है, या फिर मॉडर्न बेडरूम, मॉडर्न लिविंग रूम बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। तो हम देखते हैं कि हमारे नेबर ने अपना किचन मॉड्यूलर बनवा लिया, तो हमें भी बनवाना है, या हमारे किसी रिलेटिव ने मॉडर्न बेडरूम या मॉडर्न लिविंग रूम बनवाया, तो हमें भी बनवाना है, क्योंकि हम दूसरे को कॉपी करके अपना कंजम्पशन पैटर्न चेंज कर रहे हैं। तो ये होता है बैंडवैगन इफेक्ट। जब एक दूसरे को देख करके इमिटेट करते हैं, उसके कंजम्पशन पैटर्न को हम कॉपी करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तब ये होता है बैंडवैगन इफेक्ट। ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ बायर increases in response to increase in the quantity purchased by the other individual। इस केस में किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांड क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि दूसरे इंडिविजुअल उसको परचेज कर रहे हैं, दूसरे कंज्यूमर्स उसको परचेज कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। Dx is the original demand curve. Suppose earlier the price was P2, right? Price was P2, then quantity demand of this good was Q1. पहले प्राइस P2 थी, इसकी क्वांटिटी डिमांड कितनी है? Q1 है। सपोज प्राइस P2 से फॉल होकर P1 हो जाती है। ठीक है, प्राइस P2 से फॉल होकर P1 हो जाती है, तो हमारी क्वांटिटी डिमांड कितनी होनी चाहिए? Q2 होनी चाहिए। नॉर्मल केस में क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होकर Q2 होनी चाहिए, बट बैंडवैगन इफेक्ट में क्या होगा? हमारी क्वांटिटी डिमांड Q2 ना होकर के Q3 हो जाएगी और हमारा डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। नया डिमांड कर्व हमारा बनेगा D-X। दिस इज आवर न्यू डिमांड कर्व। दिस इज बैंडवैगन इफेक्ट, क्योंकि लोग ज्यादा परचेज कर रहे हैं, एक दूसरे को देख करके परचेज कर रहे हैं, रिगार्डलेस ऑफ देयर ओन बिलीफ। उनका उस प्रोडक्ट को लेकर क्या मानना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, दूसरे लोग परचेज कर रहे हैं तो हम भी परचेज कर रहे हैं। तो इसलिए बैंडवैगन इफेक्ट के केस में प्राइस के फॉल होने पर क्वांटिटी डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगी, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, क्वांटिटी डिमांड हमारी होनी चाहिए OQ2, बट इट हैज इंक्रीज टू OQ3, right? So this is bandwagon effect. Then हमारा नेक्स्ट आता है वेबलिन इफेक्ट। वेबलिन इफेक्ट, तो सर थॉर्स्टन वेबलिन हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ वेबलिन इफेक्ट। थॉर्स्टन वेबलिन ने वेबलिन का इफेक्ट का कॉन्सेप्ट दिया था, उनके बाद ही इसको वेबलिन इफेक्ट के नाम से जाना जाने लगा। ही कोटेड दैट सर्टेन commodities are purchased by rich people not for their direct satisfaction but ostentation or display of wealth and luxury। देखिए सर थॉर्स्टन वेबलिन ने क्या बताया, क्या कोट किया कि कुछ जो रिच पीपल होते हैं वो कमोडिटीज को परचेज करते हैं, उसकी डिमांड करते हैं, अपने डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं करते, बट वो दिखावे के लिए करते हैं, अपने वेल्थ के डिस्प्ले के लिए करते हैं, शो ऑफ के लिए करते हैं, राइट? अपने स्टेटस को शो करने के लिए करते हैं। तो वेबलिन इफेक्ट सजेस्ट दैट क्वांटिटी डिमांडेड राइज वेरीज डायरेक्टली विद द चेंज इन प्राइस। तो वेबलिन इफेक्ट के केस में क्या होता है, क्वांटिटी डिमांड जो है, जैसे प्राइस इंक्रीज होती है क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि लोगों को शो ऑफ करना है, क्योंकि वो महंगे से महंगे चीजों को कंज्यूम, कॉन्स्पिक्यूअस जो कंजम्पशन होता है वो होता है वेबलिन इफेक्ट। खर्चीला कंजम्पशन, हमें हायर प्राइसेस पे ज्यादा डिमांड करना है। ठीक है, तो these articles are demanded because their prices are high। ये गुड्स क्यों परचेज किए जाते हैं? क्योंकि इनकी प्राइसेस ज्यादा हैं। If their prices fall, they will no longer be considered article of distinction and their demand will shrink। अगर इन गुड्स की प्राइसेस फॉल हो जाएगी तो फिर इन्हें स्टेटस सिंबल की तरह कंसिडर नहीं किया जाएगा और इनकी डिमांड भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो पीपल हु बाय देम want to show that they have style, class, money and good taste। तो जो लोग इन गुड्स को परचेज करते हैं वो ये दिखाना चाहते हैं कि उनका अपना एक अलग स्टाइल है, उनकी अपनी क्लास है, उनके पास पैसे ज्यादा है या उनका टेस्ट अच्छा है। ठीक है, तो इट इज सेड टू एग्जिस्ट
व्हेन कंज्यूमर जजेस द क्वालिटी ऑफ अ कमोडिटी बाय इट्स प्राइस। तो वेवलिन इफेक्ट कब होता है? जब कंज्यूमर किसी गुड की क्वालिटी उससे प्राइस से जज करता है, ठीक है, उसको लगता है इसकी प्राइस ज्यादा है तो इसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी होगी। तो अंडर वेवलिन इफेक्ट व्हेन प्राइस फॉल दे रिड्यूस कंजम्पशन बिकॉज दे थिंक दैट क्वालिटी माइट हैव बीन रिड्यूस्ड। वेवलिन इफेक्ट में क्या होता है, अगर प्राइस फॉल हो जाएगी तो इसके जो कंज्यूमर है वो इसकी डिमांड भी कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगेगा कि इसकी प्राइस कम हो गई है तो इसकी क्वालिटी भी कम हो गई होगी। फॉर एग्जाम्पल हम आईफोन का ही केस देखते हैं। अगर आईफोन क्या होता है, हर कोई आईफोन नहीं यूज करता है, फ्यू पॉकेट्स ऑफ पीपल, कुछ लोग हैं जो आईफोन यूज करते हैं। तो क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उनको दिखाना है कि उनका अपना एक अलग स्टाइल है, उनकी क्लास है। तो अगर आईफोन के प्राइसेस कम हो जाएंगे और हर कोई इसे परचेज करने लगेगा तब आईफोन की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि अब तो हर कोई परचेज कर रहा है, ये तो हर कोई खरीद सकता है। तो इसमें कुछ नया तो कुछ नहीं है, हर कोई परचेज कर रहा है, ठीक है। तो इस पे कोई स्टेटस सिंबल तो रह नहीं गया। इसलिए कह रहे हैं कि दीज आर्टिकल्स आर डिमांडेड बिकॉज देयर प्राइसेस आर हाई, ठीक है, इनके प्राइसेस ज्यादा है इसलिए इनको डिमांड किया जा रहा है। इफ देयर प्राइसेस fall they will no longer be considered article of distinction and their demand will shrink। इनकी प्राइस कम हो जाएगी तो फिर इन्हें आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन नहीं कंसिडर किया जाएगा, इनको स्टेटस सिंबल की तरह नहीं ट्रीट किया जाएगा और इसकी डिमांड कम हो जाएगी। Let's understand it with the help of an example, with the help of a diagram। तो in this diagram dx is the original demand curve, ठीक है, dx is the original demand curve, right। Suppose earlier this price was P2, price was P2 and quantity demand was Q1। क्वांटिटी डिमांड हमारी Q1, प्राइस जो था P2 था। तो सपोज प्राइस हैज फॉलन फ्रॉम P2 टू P1, प्राइस फॉल हो जाती है P2 से P1, तो क्वांटिटी डिमांड कितनी होनी चाहिए? क्वांटिटी डिमांड Q2 होनी चाहिए थी, राइट। बट क्या होगा, क्वांटिटी डिमांड Q2 ना होकर Q3 हो जाएगी, इसकी डिमांड ज्यादा कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर को लगेगा कि इसकी प्राइस कम हो गई है तो इसकी क्वालिटी भी कम हो गई होगी और वो इसकी डिमांड कम कर देंगे। और वहीं अगर वेवलिन इफेक्ट जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाएगा, तो दिस विल बी द न्यू डिमांड कर्व, राइट। डिमांड कर्व विल बी D डबल डैश X, इट विल बी अपवर्ड स्लोपिंग। स्ट्रॉन्ग वेवलिन इफेक्ट के केस में हमारा डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा, राइट। इसको हम कभी कभी इस डायग्राम से भी समझते हैं कि दिस इज द केस ऑफ, ये वाला जो पोर्शन है ये नॉर्मल गुड के केस में है और ये वेवलिन गुड यानी लग्जरी गुड के केस में है, ठीक है। तो नॉर्मल गुड के केस में आप देख रहे हैं कि इनवर्स रिलेशनशिप दिख रहा है जो कि होता है लॉ ऑफ डिमांड में, राइट। प्राइस के फॉल होने पर क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही, ठीक है। दिस इज इन द केस ऑफ नॉर्मल गुड, बट इन केस ऑफ वेवलिन गुड demand curve is upward sloping, it shows positive relationship between price and quantity demanded। जैसे प्राइस बढ़ रही है क्वांटिटी डिमांड इज गुड इंक्रीज हो रही है, प्राइस के डिक्रीज होने पर क्वांटिटी डिमांड कम हो रही है, ठीक है। तो ये होता है वेवलिन इफेक्ट। एग्जाम्पल क्या है वेवलिन इफेक्ट के? देखिए, महंगी वॉचेस हो सकती हैं, लग्जरी कार्स हो सकती हैं एंड महंगा मोबाइल जैसे कि आईफोन हो गया, राइट। तो ये सारे एग्जांपल्स है, डायमंड ज्वेलरी हो गई, तो ये सारे जो हैं वेवलिन इफेक्ट के एग्जांपल हैं। क्लियर है? नेक्स्ट कौन से केसेस है जहां पे हमारा लॉ ऑफ डिमांड होल्ड नहीं करता है? दिस इज इमरजेंसीज। इमरजेंसी के केस में भी लॉ ऑफ डिमांड हमारा ऑपरेट नहीं करता है। लॉ ऑफ डिमांड विल नॉट होल्ड ड्यूरिंग इमरजेंसीज। वो कौन कौन सी इमरजेंसीज हैं? वॉर और फमीन। अगर वॉर की कंडीशन है कंट्री में या कंट्री में फमीन आ जाता है तब भी हमारा लॉ ऑफ डिमांड होल्ड नहीं करेगा, बिकॉज एट सच टाइम कंज्यूमर बिहेव इन एबनॉर्मल वे। इस कंडीशन में कंज्यूमर जो होता है एबनॉर्मल वे में बिहेव करता है, नॉर्मल वे में बिहेव नहीं करता है। तो इफ दे एक्सपेक्ट shortage of goods they would buy and hoard goods even at high prices during such period। तो इस टाइम पीरियड में क्या होगा, अगर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किसी गुड की शॉर्टेज होने वाली है तो वो परचेज करेंगे, उसको होर्ड करना शुरू कर देंगे, होर्डिंग स्टार्ट कर देंगे उस गुड की। इवन एट हायर प्राइसेस पे भी उसको परचेज करना शुरू कर देंगे और उसकी होर्डिंग करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है।
Then ignorance is also a reason. ठीक है, at sometimes the consumer are unaware of price changes that take place in the market. कभी कभी क्या होता है, कंज्यूमर जो मार्केट में क्या प्राइस चेंज हुआ किसी भी कमोडिटी का उसके बारे में उसको इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो एट दिस टाइम्स द कंज्यूमर मे एंड अप पेइंग मोर देन द मार्केट प्राइस. इस केस में क्या होता है, जो प्राइस आपको बताया गया आप उसको पे कर देते क्योंकि आपको आइडिया ही नहीं कि मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है उस कमोडिटी का. ठीक है, तो इग्नोरेंस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से लॉ ऑफ डिमांड हमारा होल्ड नहीं करता है. चेंज इन वेदर इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन. When there is change in the weather, demand for some goods changes even if their prices increases. अगर वेदर में चेंज हो जाता है तो वेदर में चेंज होने के वजह से भी क्या होता है, हमारा डिमांड कर्व जो है अपवर्ड स्लोपिंग हो जाता है. डिमांड, किसी भी गुड की डिमांड बढ़ जाती है. फॉर एग्जाम्पल, डिमांड फॉर रेनकोट्स इन रेनी सीजन इंक्रीजेस इवन इफ देयर प्राइसेस इंक्रीजेस. अगर रेनी सीजन है और लोगों को रेनकोट की रिक्वायरमेंट है तो फिर फर्क नहीं पड़ता कि कितनी प्राइस है उस प्रोडक्ट की. ठीक है, लोगों को रेनकोट चाहिए ही चाहिए एट एनी कॉस्ट, तो वो कुछ भी प्राइस पे करने को तैयार हो जाएंगे क्योंकि उन्हें रेनकोट परचेज करना है. तो चेंज इन वेदर इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन. देन फैशन भी एक रीजन है जहां लॉ ऑफ डिमांड हमारा ऑपरेट नहीं करता है. The goods related to fashion are demanded more even when their price is high. तो जो गुड्स फैशन में होते हैं, जो प्रोडक्ट फैशन में होते हैं वो भी ज्यादा डिमांड किए जाते हैं. अब उनकी प्राइस ज्यादा भी है तब भी फर्क नहीं पड़ता, वो फैशन में है तो उनकी डिमांड ज्यादा होगी. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ स्पेसिफिक मॉडल ऑफ मोबाइल फोन इज इन फैशन देन कंज्यूमर विल बाय इट इवन इफ इट्स प्राइस इंक्रीजेस. कोई मोबाइल फोन है उसकी प्राइस ज्यादा है लेकिन चूंकि अभी फैशन में है, अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, तो उस कंज्यूमर उसको परचेज करेगा. ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है नेसेसिटीज ऑफ लाइफ. जो लाइफ की जरूरत की चीजें होती हैं, ठीक है, वो भी इंसान परचेज करेगा ही करेगा. अनदर एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड इज नेसेसरी और बेसिक गुड्स. तो अगला एग्जाम्पल जो है वो क्या है, नेसेसरी और बेसिक गुड्स. जो बेसिक गुड्स है वो भी एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में आता है क्योंकि people will continue to buy necessities such as medicines or basic staples such as sugar, salt even if the price increases. तो जो बेसिक नेसेसिटीज है जैसे कि मेडिसिन है, दवाएं तो आपको खरीदना ही खरीदना है, कितने ही उसके प्राइस बढ़ जाए भाई दवा तो आप खरीदेंगे. बेसिक स्टेपल्स जो मेन रूप से यूज की जाने वाली चीजें जैसे कि शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, ये भी आप कंज्यूम करेंगे ही करेंगे. अब इसकी प्राइस इंक्रीज भी हो जाती है तब भी आप इसे कंज्यूम करेंगे, तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमांड हमारा होल्ड नहीं करेगा. द प्राइसेस ऑफ दिस प्रोडक्ट्स डू नॉट अफेक्ट देयर एसोसिएटेड डिमांड. तो इन प्रोडक्ट की जो प्राइसेस हैं ये डिमांड पर असर नहीं डालती हैं. लोगों को इन चीजों को परचेज करना ही करना है क्योंकि ये चीजें डेली यूज आने वाली चीजें हैं, ये नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है. ठीक है, then change in income. Sometimes demand for a product may change according to the change in income. कभी कभी क्या होता है, किसी प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो चेंज हो जाती है इनकम के चेंज होने पर. इनकम के चेंज होने पर किसी प्रोडक्ट की डिमांड चेंज हो जाती है. कैसे? इफ अ हाउसहोल्ड्स इनकम इंक्रीजेस they may purchase more products irrespective of the increase in price. अगर किसी हाउसहोल्ड की, किसी परिवार की इनकम बढ़ जाती है तो वो प्रोडक्ट्स को ज्यादा परचेज करना शुरू कर देंगे irrespective of the increase in the price. प्राइस में इंक्रीज हो भी गया उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर उनकी इनकम बढ़ गई है तो वो प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ा देंगे, thereby increasing the demand for the product. ठीक है, similarly they might postpone buying a product if its price reduces if their income has reduced. तो इसी तरीके से अगर कंज्यूमर की इनकम कम हो गई है, कंज्यूमर की इनकम अगर कम हो गई है तो उस प्रोडक्ट की डिमांड कम कर देगा. अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि उस प्रोडक्ट की प्राइस कम हो गई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसकी इनकम कम हो गई है तो उस प्रोडक्ट को अभी नहीं परचेज करेगा, पोस्टपोन कर देगा आगे आने वाले टाइम के लिए. Hence, change in consumers' income pattern may also be an exception to the law of demand. तो कंज्यूमर के इनकम में चेंजेस जो है वो भी एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में आते हैं. So that's all for today. Please like and subscribe my channel. Thank you very much.